हेलो गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम लोग ने दोष, धातु और मल के वृद्धि लक्षण देखे हैं, उनके जो प्राकृतिक कार्य हैं वो सब देखे हैं। इस वीडियो में हम लोग उनके जो क्षय लक्षण है, मतलब उनके जब उनका क्षय हो जाता है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वात दोष के क्षय लक्षण। ठीक है, तो वात दोष के क्षय लक्षण में देखते हैं लिंगे छिड़े अनिलात अंगस्य शाद अल्पभाषितम हितम संज्ञा मोहस्तता श्लेष्म वृत्त युक्त आयम समूह। तो वात दोष के क्षय लक्षण में क्या क्या देखते हैं। वात दोष के क्षीण जाने पे अर्थात तो उसके सम अवस्था से कम हो जाने पे शरीर अवयव में क्या होता है, शिथिलता आ जाती है। क्योंकि वात क्षीण हो रहा है तो कब पड़ेगा, और कब का लक्षण क्या है, शिथिलता आना। तो शरीर अवयव में क्या है, शिथिलता आ जा रही है। बोलने तथा शारीरिक चेष्टाओं में कमी हो जा रही है। जैसा कि हमने वाद की वृद्धि में देखा था कि हम प्रलाप करने लगते हैं, असंबंध बड़बड़ करने लगते हैं, लेकिन अब जब उसका क्षीण हो जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कम बोलते हैं। और जो शारीरिक कार्य है, जो चेष्टाएं हैं, मतलब जो भी हम कम कर्म करते हैं, उनमें क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। संज्ञा में वो कोई भी चीज ठीक से न समझ पाना, मतलब कोई कोई सामने से बोल रहा है लेकिन हम उसके बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन वो क्या बताना चाहता है उसका हम सारांश नहीं समझ पाते। ठीक है, तो संज्ञा मोह हो जाता है। फिर कफ दोष के बढ़ने से होने वाले रोगों की उत्पत्ति होना, ये सारे लक्षण दिखते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि वात और कफ के गुण एकदम विरुद्ध है। तो अगर कफ की वृद्धि हो रही है तो वात का क्षय होता है, और वात का क्षय होता है तो कफ की वृद्धि होती है। तो ऐसे जब वात क्षय होता है तो हमें कफ दोष के बढ़ने से होने वाले रोगों की उत्पत्ति जो होती है उसके लक्षण देखते हैं। उसके बाद पित्त का क्षय होने पे कौन कौन से लक्षण होते हैं। पित्ते मंदो अनलह शीत प्रवाह हानि। ठीक है, तो पित्त पित्त क्या करता है, हमारे शरीर में जो जाठरा अग्नि है उसको प्रदीप्त रखने का काम करता है। तो हमारे अनल को जो अग्नि है उसको सामने करके रखता है। लेकिन जब पित्त का क्षय हो जाता है, पित्त के क्षय लक्षण में हम देखते हैं कि जाठरा अग्नि की मंदता हो जाती है, मतलब जाठरा अग्नि कम प्रदीप्त हो जाती है। उसकी जो क्षीणता होती है, तीक्ष्णता होती है, वो कम हो जाती है। फिर शीतता का अनुभव होता है, क्योंकि अब पित्त कम हो रहा है तो जो शरीर में उष्णता थी वो कम हो रही है, तो इसलिए हमें शीतता का या फिर ठंडी का अनुभव होता है। शरीर का शीत स्पर्श युक्त हो जाना, वही जब शरीर की उष्णता कम हो जाएगी तो हमें जो वार्म फील होता है शरीर को छूने पे वो कम हो जाएगी, और शरीर शीत स्पर्श युक्त लगने लगेगा तथा प्रवाह हानि हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो आलोचक पित्त होता है वो रूप का दर्शन करने में मदद करता है। उसी तरह भ्राजक पित्त क्या होता है, शरीर को कांति प्रदान करता है। तो कांति अब जब पित्त का क्षय हो रहा है तो उसी प्रकार से उसके जो अवयव हैं, जो उसके पार्श्व हैं, मतलब भ्राजक पित्त का भी क्षय होगा, जिसकी वजह से जो शरीर पे ब्राइटनेस होती है, जो कांति होती है, उसमें भी कमी होती है ना, फिर डलनेस दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पित्त के क्षय लक्षण में देखने को मिलती हैं। उसके बाद कफ दोष के छह लक्षण में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो कव्य भ्रमण श्लेष्म शयानाम शून्यत्वम हृदय द्रव स्लत संधिता। तो कफ दोष के क्षीण होने पे भ्रम मतलब चक्कर आना, श्लेष्म आशय हो में खालीपन लगना, मतलब श्लेष्म आश में शयानाम शून्यत्व, मतलब जो श्लेष्म मतलब जहाँ पे कफ का आशय है, मतलब जहाँ पे कफ निवास करता है, उस श्लेष्म का क्षय हो गया तो उस आंसू में क्या हमें खालीपन देखने को मिलता है। उसके बाद हृदय में कम भी, अब श्लेष्मा क्या करता है, हृदय में संधि या फिर जो भी चीजें हैं उसमें क्या होता है, कठिनता बना के रखता है। लेकिन अब वहाँ पे जो है, क्योंकि मेन जगह क्या है कफ का, वो है अपना पूरा प्रदेश। तो पूरा प्रदेश में खालीपन होने की वजह से हृदय में कपकपी देखने को मिलती है। उसके बाद एक क्या देखते हो, शरीर संधियों में ढीलापन। अब जो श्लेष्मक कफ है वो क्या करता है, शरीर में श्लेष्मता लाता है, जो है हमारे संधियां उसको क्या है, दृढ़ बना के रखता है। लेकिन जब कफ का क्षय हो जाता है तो उसकी वजह से संधियों में क्या है, ढीलापन आने लगता है, और संधियां क्या है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये हो गए हमारे तीनों दोषों के छह लक्षण। अब हम देखते हैं रस धातु के छह लक्षण। तो रसे रस्यम समः शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। तो रस धातु के क्षीण होने पे शरीर में रूखापन रुचिता आ जाती है, क्योंकि जो क्लेद होता है या फिर रसीय जलीय अंश होता है उसका वो सूख जाता है, उसकी शुष्कता हो जाती है। ठीक है, शरीर में थकावट होता है, कम काम करने पे भी थकावट होता है। उसके बाद शोषण होता है, सूखापन लगता है। फिर ग्लानि होती है, ग्लानि होती है मतलब कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले या फिर किसी भी इंद्रिय का जो विषय है उसके हमें वो हमें ग्रहण नहीं होता, तो इसकी वजह से हर्ष क्षय भी देखने को मिलता है।
उसके बाद शब्द के प्रति असहनशीलता, कोई भी कोई वचन बोलता है या फिर कोई कुछ बोलता है तो हमें वो सुनने का मन नहीं करता है। ये सारे लक्षण क्या है, हमें रस धातु के क्षय होने पे देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं रक्त धातु के क्षय होने पे क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। रक्ते अमल शिशिरा प्रीति शिरा शैथिल्य रुचिता। तो रक्त धातु के क्षीण होने पर खट्टे पदार्थों तथा शीतल पदार्थों के सेवन करने की चाहते हैं। अब रक्त और पित्त का हम लोग ने आश्रय आश्रय संबंध देखा था। तो अगर रक्त का क्षय हो रहा है तो पित्त का भी क्षय हो रहा है। तो पित्त को बढ़ाने के लिए हमें अम्ल खाने की जरूरत पड़ेगी। अम्ल की इसलिए प्रीति होती है। फिर शिशिर की प्रीति होती है। इसी तरह शरीर उसके लक्षण में देखते हैं कि शिराओं में शिथिलता आ जाती है। मतलब जब रक्त क्षय होगा तो शिरा जो हमारे ब्लड वेसल्स वो ढीला हो जाएंगे, उनमें जो प्रेशर्स होता है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद शरीर में रुचिता की प्रतीति हो रहा है, वही रक्त धातु कम हो रहा है, उसकी वजह से रक्त धातु भी कम हो रहा है। तो उसकी वजह से शिरा में क्या है, शिथिलता देखने को मिलती है और रुचिता की प्रतीति होती है। ये सारे लक्षण किसके, रक्त धातु के क्षय से होते हैं। अब आगे देखते हैं मांस धातु के क्षय से लक्षण। तो मांस से अच्छ ग्लानि गंध स्पिक सुस्तता संधि वेदना। मांस धातु के क्षय के लक्षण में हम देखते हैं कि मांस धातु के क्षीण होने पे इंद्रियों में दुर्बलता हो जाती है, निरुत्साहता आती है। मतलब हमें उत्साह का प्रतीति नहीं होता, इस इंद्रिय के जो विषय है उनका ग्रहण नहीं हो पाता। उसके बाद गालों में तथा स्फीक में हमें क्या है, पिचक या सूखा होने की प्रतीति होती है। मतलब वो कम हो जाते हैं, उनका जो वहाँ पे मांस धातु का क्षय होता है या फिर विस्तृत रहता है, जो फैलाव होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद संधियों में पीड़ा का होना, क्योंकि अस्थि के ऊपर जो मांस का लेपन होता है वो कम हो जाता है, इसलिए संधियों में क्या होता है, पीड़ा। ये आदि लक्षण देखने को मिलते हैं मांस क्षय में। उसके बाद मेद क्षय में क्या क्या देखने के लक्षण मिलते हैं। तो मेदो धातु मेदसी स्वप्नम कट्या प्लीगो वृद्धि पुरुषांगता। ठीक है, तो मेद धातु के क्षीण होने पर कमर में संज्ञा शून्यता आ जाती है। मेद धातु कम हो रहा है तो जो हम लोग ने देखा था कि मेद धातु की वृद्धि में क्या होता है, स्पीक उदर लंबनम होता है। तो यहाँ पे उसके विपरीत वहाँ पे कमर में छिड़ता आ जाती है, वहाँ पे क्रुशता आ जाती है। प्लीह का बढ़ जाना, अब मेद धातु का अगर था प्लीह को उसके स्थान पे बढ़ाया रखता है। ठीक है, तो वहाँ अगर मेद धातु का जो क्षय हो जाता है तो उसकी वजह से मेद धातु क्या है, प्लीहा को अपनी जगह पे बनाए न रख पाए, प्लीहा अपनी जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्लीहा है उसका साइज या फिर उसका जो आकृति है वो बढ़ गया है। और तथा कृशांगता, शरीर का दुबला हो जाना। ये सारे लक्षण क्या है, मेद के 6 लक्षण हैं। उसके बाद अस्थि के 6 लक्षण में देखते हैं। तो अस्त्या अन्यस्त्या तोदम सदनम दंत केश न खादेशो। तो अस्त्यान्यस्थि तोदम, तो मतलब क्या होता है, अस्थि का जब क्षय होता है तो उसके वजह से क्या होता है, हड्डियों में पीड़ा होती है। उसके बाद सदन मतलब गिरने लगते हैं दांत, केश और नख। तो दांत, बाल और नख आदि क्या होता है, धीरे धीरे गिरना और टूटना। ये सारे लक्षण क्या है, क्योंकि जो दांत, बाल और नख ये क्या है, अस्थि धातु के जो है मल है। और अगर अस्थि धातु भी कम हो गया या फिर विकृत हो गया तो उसकी वजह से क्या है, मल भी विकृत हो जाते हैं। तो मल के भी मल क्या होता है, वो भी कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से दांत पर और नाक का आदि क्या होता है, गिरने लगते हैं। उसके बाद मज्जा पे देखते हैं। तो अस्थान मज्जा ने सौशीर्यम रंग तिमिर दर्शन। तो अष्टा के जो अस्थि में रहने वाले मज्जा धातु उनके कमी होने की वजह से अस्थियों में सुशीर्षता मतलब खालीपन आ जाता है, खोखलापन हो जाता है और भ्रम आने लगता है, चक्कर आने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, मतलब तिमिर दर्शन हो जाते हैं। ये सारे लक्षण हमें मज्जा क्षय में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र शिरात प्रशिष्यते शुक्र शोड़ित में हुआ तो अत्यर्थम विषयो में तुमायती वच। तो शुक्र धातु के लक्षण में सबसे पहले शुक्र चिरात मतलब शुक्र धीरे से बहुत अगर स्त्री के साथ सहवास करें, जो हमें इंटरकोर्स होता है उसमें क्या होता है, शुक्र जो होता है उसका इजैकुलेशन लेट होने लगता है। उसके बाद शुक्र शोड़ित में हुआ, शुक्र के साथ क्या है, शोड़ित भी मतलब शुक्र के साथ रक्त धातु निकलने लगता है। तो अत्यर्थम वृषणयो मेट्रम धुमायते हो, वृषण में और मेट्र में क्या है, अत्यंत पीड़ा होने लगता है और लिंग से जो शुक्र है वो धुएं की तरीके धुआं सा निकलने लगता है। ये सारे क्या है, शुक्र धातु के 6 लक्षण है। तो हम लोग ने 7 धातु के 6 लक्षण देखा। अब हम तीनों मल्लों के 6 लक्षण देखेंगे। तो पुरुष के 6 लक्षण में क्या क्या आते हैं, पुरुष वायु तंत्राणी शब्द शब्दों वेष्ट या नीव पुच्छो भ्रमति त्यात ऊर्ध्वः ऋत पार्श्व पीड़ायनम भ्रक्षम।
तो पुरुष की क्षीण होने पर वात दोष के पुरुष क्या करता है, अवष्टम का कार्य करता है, ठीक है। तो पुरुष के क्षीण होने पे क्या होता है, वात दोष के कारण जो पेट में है गुड़गुड़ाहट सब पैदा होने लगता है, गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगती है, मानो अतड़ियों में क्या होता है, लपेटता हुआ पेट भर में घूमता है। मतलब ऐसा लगता है कि जो वात है पेट भर में या फिर पक्वासन क्या करता है, एक दूसरे से लपेटते हुए पूरे पेट में घूमता रहता है, ठीक है। उसके बाद हृदय एवं पसलियों में क्या होता है, अत्यंत पीड़ा करता हुआ ऊपर की ओर जाता है। तो जो हृदय है और पसली है वहां पे पीड़ा के प्रतीति होती है, ठीक है। ये सारे क्या है, पुरुष की 6 लक्षण है। उसके बाद मूत्र की 6 लक्षण में क्या है, मूत्रे अल्पम मूत्रे त्याच द्विवर्णम स अस्त्रमेव च, स अस्त्रमेव हुआ। तो मूत्र के छोड़े क्षीण होने पे मूत्र कम मात्रा में निकलता है और निकलते समय क्या होता है, बहुत कष्टदायी होता है। उसका वर्ण क्या होता है, विकार युक्त हो जाता है। उसका जो प्राकृत वर्ण है उससे अलग वर्ण उसका देखने को मिलता है और साथ ही साथ मूत्र के साथ रक्त भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम श्वेत के 6 लक्षण देखते हैं। तो श्वेत के 6 लक्षण में देखते हैं, स्वेदे रोमशीति स्तब्ध रोगता स्फुटनम त्वचा, ठीक है। तो जब श्वेत का क्षय होता है तो श्वेत के पे रोमोचित मतलब जो हमारे रोम है, रोए हैं वो झड़ने लगते हैं। स्तब्ध रोगता हो जाता है, मतलब जो बाल है वो क्या होते हैं, कड़क हो जाते हैं। और स्फुटनम त्वचा में स्फुटनम मतलब फटन सी देखने को मिलते हैं। ये सारे चीजें क्या है, हमें पुरुष के श्वेत के 6 लक्षण में देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं अन्य मलों के 6 लक्षण। तो जो कान आदि मलों के क्षीण होने पर या कान आदि के मल हैं ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इनका क्षय सरलता से मालूम नहीं किया जाता, फिर भी उनके क्षय कैसे पता कर सकते हैं, जिनसे वो निकला करते हैं वे सूख जाने से उसमें होने वाले तोद चुभन से या शून्यता से या लगाव से जान लेना चाहिए कि उनका क्षय हुआ है। क्या है कि कान या नाक या फिर जो आँख के मल है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो उनका क्षय पता नहीं चलता, लेकिन हमें अगर उनका क्षय पता करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, कम निकलेंगे। उसके बाद वहाँ उनके आशय में चुभन सी वो हमें देखने को मिलेगी और साथ साथ वहाँ पे शून्यता और लाघवता मतलब कम उनकी प्रतीति देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं दोष मल और धातु के 6 लक्षणों के साथ, ठीक है। वृत्ति और क्षय में निर्देश क्या दिया गया है कि वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा पुरुष आदि मलों की वृद्धि एवं क्षय को चिकित्सक इस प्रकार जाने। दोष आदि के विपरीत गुण एवं कर्मों से कर्मों के क्षय से उनकी वृद्धि समझे। मतलब अगर दोष है या फिर धातु है या फिर मल है, उनका जो समान गुण है उनके विपरीत गुणों या कर्मों से अगर हम उनका सेवन कर रहे हैं तो हमें उससे उनकी वृद्धि समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनके विपरीत गुणों का अगर हम यूज कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो उससे हमें उनका क्षय समझना चाहिए। मलों की संग से हमें उसका क्या है, वृद्धि समझना चाहिए। और मलों के अधिक निकल जाने से उसमें उसका शरीर में क्षय समझना चाहिए। ये सारी चीजें देखने को समझने चाहिए जो भी चिकित्सक है जो उनकी क्या करे चिकित्सा करने में प्रवृत्त है, ठीक है। उसके बाद पुरुषादि मलों का महत्व क्या क्या है शरीर में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो मलोचित्तत्वा देहस्य क्षयो वृद्धेस्तु पीड़ना। तो पुरुष आदि मल शरीर के लिए उचित उपयोगी होते हैं, क्योंकि सभी चीजों का अपना अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसे पुरुष क्या करता है, अगर अन्य धातुओं का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो ऐसे समय में पुरुष क्या करता है, शरीर को बल प्रदान करता है। इसीलिए सभी चीजों का अपना अपना एक कार्य होता है। तो इसीलिए क्या बताया था, पुरुष आदि मल शरीर के लिए उचित उपयोगी होते हैं। अतएव उन मलों के क्षय अथवा वृद्धि होने के कारण से क्या होता है, अधिक कष्ट होता है, शरीर में अलग अलग विकार देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम लोग उनके क्या देख रहे हैं, आश्रय आश्रय संबंध की किस धातु या किस मल या किस दोष के विकृत या फिर वृद्धि या क्षय की वजह से किस चीजों पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। तो वात आदि के विशिष्टान तत्र अस्तिनि स्थितो वायु पित्तम तो स्वेद रक्तयो श्लेष्मा शेषेषु तेन एषम आश्रय आश्रय यथा यद तस्य तद अननस्य वर्तन सफल अवस्थम अस्ति मारुतो यो न एवं प्रायो वृत्ति हृदय तर्पणात् सूक्ष्म अनुगता अस्मात् सय संगच्छय द्विपरेयतात् वायुना अनुगतो असम्माच वृत्ति क्षय समुद्भवान् विकारान् साधयिष्य क्रम अलंग न प्रेगणे। तो अस्थियों में क्या होता है, वात दोष होता है। श्वेत एवं रक्त में क्या है, पित्त दोष होता है। और बाकी जो शेष रस आदि धातु है, जो पुरुष आदि जो ये मांस आदि धातु है, या फिर जो भी पुरुष या फिर जो दोष बच गया उसमें क्या है, कफ दोष रहता है, ठीक है। अतः वात आदि दोषों
तथा रस आदि धातुओं में आश्रय एवं आश्रय संबंध, मतलब जो धातु है, दोष है या फिर जो मन है, इन तीनों में क्या है, आश्रय आश्रय संबंध देखने को मिलता है। यही कारण है कि आश्रय जो अस्थि आदि आश्रय है एवं आश्रय जो वात आदि दोष है, इनके आपस में जो औषधि एवं जो औषधि एक आश्रय को बढ़ाती है, वही वो दूसरे आश्रय को भी बढ़ाती है। इसी प्रकार जो औषधि आहार विहार को छीड़ करती है, आहार विहार क्या करते हैं, आश्रय को छीड़ करती है, वो एक दूसरे को भी छीड़ करती है। मतलब जो प्रभाव हमें आश्रय पे दिखता है, वही प्रभाव आहार विहार का हमें आश्रय पे भी दिखता है। लेकिन अस्थि में ऐसा नहीं है। अस्थि क्या है, इसका अपवाद है। अगर वायु जो आश्रय है उसमें अगर बढ़ा हुआ दिखता है, उसका जो लक्षण है वो दिखता है, तो हमें जो अस्थि हो उसका जो लक्षण है या फिर उसमें हमें 6 लक्षण देखने को मिलता है। तो ये आश्रय आश्रयी संबंध का अपवाद है। इसलिए वृद्धि के कारण होने वाले रोगों में लंघन अर्थात अपतर्पण से और क्षय उत्पन्न होने वाले रोगों में रोग शांति के लिए वृहन प्रक्रिया करनी चाहिए, जिससे शीघ्र ही विकारों को शांति मिलती है। तो बोलना ये चाहता है, आश्रय आश्रय संबंध से हम लोग ने देखा कि एक जो दोष है या फिर जो धातु, उन दोषों का एक दूसरे पे क्या है, प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए जब किसी भी दोष या धातु का क्षय देखने को आता है, तो हमें उनके विपरीत गुणों से क्षय में हमें संतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए या फिर वृहन क्रिया करनी चाहिए, और वृद्धि में उनके विपरीत लंघन अर्थात अपतर्पण प्रक्रिया से करनी चाहिए, जिससे क्या है, शीघ्र ही विकारों की शांति हो सकती है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं वात रोग प्रतिकार। जैसे वातस रोग है तो उसके लिए क्या क्या प्रतिकार है। तो वायु तज्जासु 13 अयोग प्रक्रियो प्रकृत वयोजित। तो वायु जनित विकारों में उक्त परिभाषा अनुकूल नहीं होती है। वातज रोगों अर्थात वात वृद्धि के रोगों की चिकित्सा लंघन से करनी चाहिए। ठीक है। तो वातज रोगों में अर्थात वात वृद्धि जब हो जाए तो उसमें क्या है, हमें वात के विपरीत गुणों को वात के अनुसार उसके लंघन चिकित्सा, वात के लंघन चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब जिससे वात की क्या हो, विकार जो उत्पन्न हुए उनमें हमें क्षय देखने को, उनमें समन देखने को मिले। वृद्ध रक्तादि की चिकित्सा, जब वृद्ध का रक्त हो जाता है तो उसमें क्या क्या चिकित्सा। तो विशेष करके रक्त धातु की वृद्धि होने से उत्पन्न रोगों में रक्त श्रावण तथा विरेचन योगों को से शांत करना। रक्त श्रावण मतलब हमें रक्त मोक्षण आदि क्रिया या फिर विरेचन आदि संशोधन क्रिया करना चाहिए। मांस धातु की वृद्धि से होने वाले रोगों की चिकित्सा में शस्त्र कर्म, क्षार कर्म तथा अग्निकर्म आदि की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि मांस में क्या होता है, गलगंड होता है। तो ये सबको क्या है, शस्त्र कर्म के द्वारा या क्षार कर्म के या अग्निकर्म के द्वारा ही उनकी चिकित्सा की जा सकती है। उसके बाद मेदो धातु की वृद्धि में उत्पन्न हर रोग से चिकित्सा कृष्णता कारक योगों से करना चाहिए, क्योंकि मेद धातु में कि जब वृद्धि होती है तो उसमें हमें ज्यादातर स्थूलता देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमें जब मेद धातु की वृद्धि हो जाती है तो उसमें कृष्णता कारक योगों को करना चाहिए। उसी प्रकार अस्थि धातु के क्षय होने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा दूध घी के निरंतर सेवन से करना चाहिए, तिक्त रस युक्त बस्तियों के प्रयोग से करनी चाहिए। अब अस्थि धातु और वात में आश्रय आश्रय संबंध है, लेकिन उनकी क्या है, अपवाद है कि अगर वात बढ़ता है तो अस्थि धातु का क्षय होता है। तो इसी तरह अस्थि धातु का क्षय हो रहा है तो हमें वात के विपरीत गुणों वाला द्रव्य का हमें सहन करना चाहिए, जिससे वात क्षय हो तो हमें अस्थि धातु को विकृति दिखेंगे, जिससे मज्जा धातु तो उसमें सौशीलता क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हमें दूध घी का निरंतर सेवन करना चाहिए, जिससे स्निग्धता बढ़ेगी, कफ धातु बढ़ेगा तो हमें अस्थि धातु का वृद्धि देखने को मिलेगा। उसके बाद मौलों की वृद्धि एवं क्षय की चिकित्सा में सबसे पहले पुरुष के बढ़ने से पैदा हुए रोगों की चिकित्सा में अतिसार की भांति करें। अगर पुरुष बढ़ गया तो उसका क्या होगा, वहाँ पे संगठन हो जाएगा, तो उसको निकालना चाहिए शरीर से। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अतिसार की चिकित्सा करनी चाहिए। और पुरुष क्षय में हमें क्या करना चाहिए, भेड़ तथा बकरा के मध्य गाय के मांस भक्षण से अथवा कुल मांस के या मांस द्वयों का अधिक सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें जो मल जो बहुत ज्यादा नहीं कर रहा वो क्या हो जाएगा, अवश्यम हो जाएगा, उनका धारण होगा शरीर में, जिससे हमें पुरुष शरीर से विपरीत लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसी तरह मूत्र वृद्धि के कारण उत्पन्न हुए रोगों में प्रमेह चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस या फिर डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से क्या होता है, मूत्र वृद्धि के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें प्रमेह की चिकित्सा इस ठीक विधि से करनी चाहिए। और मूत्र क्षय में रोगों की चिकित्सा मूत्र कुरुच चिकित्सा के अनुसार करने से। मूत्र कुरुच चिकित्सा मतलब जो मूत्र की कम होने की वजह से जो मूत्र के निकलने के समय जो रोग या फिर जो दर्द होता है, जो पीड़ा उत्पन्न होते है, उसके विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए।
और श्वेत क्षय में पैदा हुए रोगों को व्यायाम, अभ्यंग और स्वेदन या फिर मद्यपान आदि विधियों से ठीक करना चाहिए। और श्वेत वृद्धि में क्या करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु से में आदि कहे गए शीतल उपचारों का हमें सेवन करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं धातुओं की वृद्धि क्षय। तो धातु की वृद्धि क्षय में क्या देखते हैं कि अपने स्थान में स्थित रहने पर भी पाचका अग्नि के वे अंश जो धातुओं में रहते हैं, मतलब पाचका अग्नि तो जात्रा अग्नि जो है कि मुख्य अग्नि, और उसके अलावा जो धातुओं में रहने वाली अग्नि है जिसको हम धात्वा अग्नि कहते हैं, उसके मंद होने से धातुओं की वृद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर धात्वा अग्नि मंद हो गई तो धातु का पाचन नहीं होगा, तो धातु क्या इकट्ठे होंगी, इसकी वजह से धातुओं का वृद्धि होते तथा उनके अधिक प्रदीप्त हो जाने से या प्रखर हो जाने से धातुओं का क्षय देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ओजस का वर्णन। ओजस का वर्णन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओज क्या होता है? तो रक्त रस से शुक्र पर्यंत समस्त धातुओं का सर्वश्रेष्ठ तेज ओज होता है। जैसे हम देखते हैं कि सभी चीजों का सार और कीट भाव होता है, तो रस से लेकर शुक्र तक जो 7 धातुएं हैं उनका जो सर्वश्रेष्ठ सार भाग है उसको हम ओज कहते हैं। सारंगधर और आदि ने इसका वर्णन किया है। वो क्या करता है, हृदय में स्थित रहने पर भी क्या होता है, शरीर संपूर्ण शरीर में क्या होता है, व्याप्त होता है, और वो शरीर की स्थिति का आधार होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो शरीर को बल प्रदान करना है। यह स्निग्ध होता है, सोमगुण युक्त होता है तथा लाल पीला वर्ण वाला होता है, जिसका नाश होने से क्या होता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ओज के भी 2 प्रकार होते हैं, पर ओज और अपर ओज। तो ये पर ओज पे कोई भी विकृति उत्पन्न होती है तो मनुष्य तुरंत मृत्यु देखने को मिलती है, और जिसका अगर ये ओज बना रहता है तो मनुष्य जीवित रहता है। ठीक है, जिसके रहने के कारण विविध प्रकार के कांति, पराक्रम आदि भाव मनुष्य में देखने को मिलते हैं। अब ओज क्षय के कारण, ओज क्षय किस कारण से होता है? तो क्रोध, भूख, चिंता, शोक तथा परिश्रम आदि कष्टों से ओज का क्षय देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर क्रोध करेंगे तो पित्त बढ़ेगा, भूख होगी तो जो 7 आदि धातुएं हैं, सप्तदुष्य है, वो उनके 6 लक्षण देखने को मिलेंगे। चिंता रहेगी तो ये सब कारण से क्या होगा, जब धातुओं में क्षय देखने को मिलेगा उसके कारण से उनका सार भाग जो ओज है उनमें भी क्षय देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ओज क्षय की चिकित्सा क्या देखनी, तो और ओज क्षय के लक्षण देख लेते हो। तो ओज क्षय के लक्षण में सबसे पहले मनुष्य दुर्बल हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, अगर ओज क्षय किस कारण से होता है, धातु के क्षय होने के कारण। तो जब धातु क्षय हो तो दुर्बलता आएगी। ठीक है, उसके बार बार अधिक चिंता करने के कारण होती है, फिर दुखित हो जाता है, कांति रहित हो जाता है मनुष्य, शरीर में जो उनका तेज रहता है शरीर का वो क्षय हो जाता है। उसके बाद ओज क्षय की चिकित्सा में क्या क्या कर सकते हैं, तो दूध का सेवन करना चाहिए, मांस रस का सेवन करना चाहिए, और बलवर्धक द्रव्यों का निरंतर सेवन करना चाहिए, जिससे क्या जो सप्त दुष्य है, मतलब जो 7 धातु वो अगर अच्छे होंगे तो उसके बाद वो जो है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। त्रय दोषा बल से युक्ता, जो त्रय दोष है मतलब तीनों दोष है वो बल प्रदान करते हैं, वही उन्हीं को बल कहा गया है। ठीक है, ओज वृद्धि के लक्षण। ओज वृद्धि से क्या होता है, देहस्थ पुष्टि पुष्टि बलोदय। ओज वृद्धि ही देह से तुष्टि पुष्टि बलोदय। ओज वृद्धि से शरीर में तुष्टि पुष्टि और बल आदि देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि क्षय कितना ये सब देखने उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अवस्था अनुसार दोषों के कर्म, तो बस बड़े हुए दोष अपनी शक्ति के अनुसार क्या करते हैं, अपने लक्षणों का विस्तार करते हैं। घटे हुए अर्थात क्षीण दोष वो अपने गुणों का त्याग करके क्या करते हैं, सम और दोष अपना कार्य करते रहते। तो जब दोष का क्षय हो जाता है तो वो अपने कार्य कम कर देते हैं, दोष की वृद्धि हो जाती है तो बहुत अधिक कार्य करने से भी विपरीत है, और जब सम दोष रहते हैं तभी वो अपना कार्य सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोषों को सम रखना। दोषों को हम सम कैसे रख सकते हैं, तो जो वात आदि दोष हैं उनको सम स्थिति पर रहने से शरीर की वृद्धि का कारण होते हैं। जब दोष आदि क्या होते हैं अपने सम अवस्था में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, धातु आदि को उनके सम अवस्था में रखते हैं, जिससे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का तर्पण होता है, संतर्पण होता है, और शरीर अच्छा रहता है, शरीर सार रहता है। ठीक है, और यही जब दोष विषम हो जाते हैं तो वो शरीर का विनाश का कारण होते हैं। इसीलिए हितकर आहार विहार दोषों को समान रखते हैं, और वही अधिकतर आहार विहार दोषों के क्षय और वृद्धि का कारण होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 11वां अध्याय दोष आदि विज्ञानी के बारे में। इसमें हम लोग ने दोष का क्षय, वृद्धि, ओज
आदि के बारे में पढ़ा। अब हम अगला अध्याय 12वां अध्याय जो कि है आपका दोष के ऊपर है, दोषादि भेदी अध्याय। इसमें हम दोष को कैसे अलग-अलग प्रकार में बाँटा गया है, वैसे वात के 5 प्रकार और पित्त के 5 प्रकार एंड वैसे ही कफ के 5 प्रकार हैं, उनका कार्य क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, उनका स्थान क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है?